आइए आज शुरुआत करते हैं हम लोग एक नया टॉपिक जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूजफुल है। मैथ में सारणी का बहुत महत्व है। मैथ ही क्या, इंजीनियरिंग में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम सारणी का उपयोग करते हैं। तो आइए सारणी के बारे में जाने कि सारणी की जरूरत क्यों पड़ी, सारणी आया कहाँ से। अभी हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 अवयव मैट्रिक्स। उसमें हम लोग अवयव के बीजगणितीय स्वरूप का अध्ययन किए, जिसमें अवयवों का जोड़ना, अवयवों का घटाना, अवयवों का गुणन करना, ये सब हम लोग देखे थे। अच्छा, उसमें ये भी देखे थे कि हम अगर जैसे एक समीकरण निकाय हो तो उस समीकरण निकाय को हम अवयव के रूप में अवयव में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समीकरण निकाय है a1x तो a1x प्लस b1y बराबर c1 एक समीकरण, और a2x प्लस b2y बराबर c2 ये दूसरा समीकरण है। ये तो समीकरण था, इसको हम लोग अवयव में इसको प्रदर्शित कर दिए थे। कैसे किए थे, इसको लिखे थे हम लोग a1 b1 a2 b2। दूसरा अवयव बनाए थे, इसमें लिखे थे x y, और बराबर में क्या लिखे थे c1 c2। ये हो गया। अच्छा, ये जो a1 b1 a2 b2 है, ये जो x y के गुणांक है, ये तो अगर कहीं इस समीकरण का हमको अद्वितीय हल निकालना हो, समीकरण है तो उसका हल निकालना होगा। अगर जिससे कह दिया जाए कि चेक कीजिए, यदि इसका अद्वितीय हल निकलता है तो इसका हल ज्ञात कीजिए। तो याद कीजिए, हम लोग जब कोई भी समीकरण हल करना होता है, समीकरण निकाय हल करना होता है, युगपत समीकरण हल करते हैं, तो उसमें 3 नियम हल करने के लिए 3 नियम हम लोग जानते हैं कि या तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा, या अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो अद्वितीय हल के लिए हमारे पास कंडीशंस था a1 by a2 is not equal to b1 by b2। अच्छा, इक्वल टू c1 by c2 नहीं करते हैं अद्वितीय हल में, सिर्फ यही कंडीशन से ले लेते हैं। अब अगर तेरिया गुणा कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1। इधर कर दें a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि इसका इसमें गुणा कर दें और माइनस इसका इसमें गुणा कर दें, तो इसका मान अगर कहीं 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि यह समीकरण, इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तभी हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर अद्वितीय हल नहीं आता है, इसका मान 0 नहीं आता है, तो हम प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम कह देंगे कि इसका कोई हल मिलेगा ही नहीं, अगर कि 0 है, ये 0 होगा। ठीक है, अगर कहीं इसका अद्वितीय हल नहीं होगा, इसका मान अगर कि 0 नहीं आता है, तो उस समीकरण का अद्वितीय हल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये जरूरी है कि, तो ये हो गया। अब ये जो देखिए, ये जो मान है इस अवयव से संबंधित है, और इस मान को हम लोग डिटरमिनेंट ए करते हैं। डिटरमिनेंट आप यानी कि अवयव ए, ये अवयव ए है ना, ये अवयव ए है, तो इस अवयव ए का सारणिक कहते हैं इस मान को। और इसको लिखते कैसे हैं, डिटरमिनेंट ए को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखा जाता है, और ये होता है इस तरह से a1 a2 b1 b2, और इसका मान ये बताया था ना,
इसका मान इधर से ऐसे गुणा करेंगे, A1 B2, फिर माइनस लगाएंगे, इधर ऐसे गुणा करेंगे, A2 B1। ठीक है ना। तो ये मान निकल जाएगा और ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये मान 0 नहीं होना चाहिए, ये मान 0 न हो, तभी इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, इसमें हम लोग नोट पॉइंट कर लें कि आव्यूह ए के लिए जो सारणी के लिखते हैं वो होता है डिटर्मिनेंट ए या और ये तो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि किसी भी आव्यूह का सारणिक हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। सारणिक हम उसी आव्यूह का ज्ञात कर सकते हैं जो वर्ग आव्यूह हो, या इसका मतलब कि वर्ग आव्यूह की सारणिक बनती है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सारणिक उसी का बनाएंगे जो वर्ग आव्यूह हो। ठीक है ना, सभी का सारणिक नहीं बनाएंगे। और आव्यूह को हम लोग सारणिक जब लिखेंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे, या डिटर्मिनेंट ए भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस बार बोर्ड परीक्षा में एक पॉइंट, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन वाले में पूछ दिया था कि सारणिक है, ऑब्जेक्टिव में दिया था, विकल्प में दिया था, उसमें एक विकल्प था कि वर्ग आव्यूह। तो एक थर्ड पॉइंट हम लोग लिख लें, सारणिक, यही पॉइंट है, इसी पॉइंट को, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखिए मेनली 4.1 एक्सरसाइज 4.1 के लिए ही इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, 4.2 के लिए आगे फिर देखेंगे। अब इसके बाद ये तो हम लोग अब जान लिए कि आव्यूह है, आव्यूह को हम लोग सारणिक में कैसे परिवर्तित करते हैं, और सारणिक का क्या स्वरूप होता है। सारणिक केवल वर्ग आव्यूह द्वारा बनाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह होता है। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये जान लें कि कोई भी सारणिक है। अच्छा हाँ, जो हम लोग का ये सिलेबस है, मतलब इंटरमीडिएट में जो सिलेबस है, उसमें हम लोग 3x3 अधिकतम जो सारणिक होगा, वर्ग आव्यूह होगा, वो अधिकतम 3x3 तक होता है। आव्यूह तो हम लोग 4x4, 5x5 सब बहुत से मिल सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक 3x3 तक मिल सकता है। अब अगर जैसे हम लोग ये करें कि एक कोटि का आव्यूह 1x1 का अगर के करें, ए 1x1 का करें तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सारणी के लिखें या बराबर ए लिख कर दें। और अगर कहीं ये 1x1 के लिए है, और 2x2 के लिए A11, A12, A21, A22। ठीक है ना। इसका प्रसार करना होगा तो कैसे करेंगे, अभी हम लोग किए थे A11, A22 माइनस इधर A21, A12। ठीक है ना। इसका प्रसार करना होगा, यानी इसका मान निकालना होगा, तो इस तरह से करेंगे। चूंकि इसमें अकेला पद था इसलिए सीधे ए लिख दिया हम। 3 का करना होगा, तो 3 के लिए हम लोग विस्तार से आगे कैसे प्रसार करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, 2x2 तक तो हम लोग देख लिए। 1x1 यानी कि प्रथम कोटि का आव्यूह का सारणी कैसे बनता है,
द्वितीय कोटि के अवयव का सारणी कैसे बनता है, अब तृतीय कोटि के अवयव का सारणी कैसे बनता है और उसका प्रसार कैसे करते हैं। प्रथम कोटि वाले में तो वही अवयव निकल जाएगा, द्वितीय कोटि में हम लोग कैसे करते हैं और तृतीय कोटि में प्रसार कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। पहले ये देखें कि अवयव को सारणी में कैसे परिवर्तित करते हैं। तृतीय कोटि का अवयव A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हो गया अवयव A। ये अवयव A हो गया। अब अगर कहीं इसका डिटर्मिनेंट हमको लिखना हो तो इसको लिख देंगे ऐसे सिंगल। अभी देखिए यहाँ पे जैसे ये मोड़े हैं ना, ये मोड़े हैं, मोड़ना नहीं सीधा लाइन A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये तो सारणी के रूप में हो गया। अब इसका विस्तार कैसे करते हैं, इस सारणी का विस्तार कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग जाने। तो इसके विस्तार का एक नियम है। ये पंक्ति है, R1 कहते हैं इसको, R2 है, R3 है, और ये क्या है C1 प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ C2, और ये तृतीय स्तंभ। अगर कहीं इधर के अवयवों को लेकर के हम विस्तार करते हैं तो हम कहते हैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश विस्तार। इसको कहते हैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश विस्तार, सारणी का विस्तार है। तो शुरुआत कर देते हैं हम लोग यहीं से, पहला पॉइंट ले लें। प्रथम, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि एकदम जरूरत, हमेशा हर समय जरूरत पड़ेगी विस्तार करने की। प्रथम पंक्ति के अनुदिश सारणी का विस्तार करें। देखिए A11 है ना, इसको कैसे लिखेंगे, विस्तार होता है, पहले लिखते हैं -1 पावर, -1 के पावर, जो ये अनुलग्न लगा हुआ है 1 + 1, ठीक। फिर उसके बाद यही अवयव, यही मान, और अंदर में, या ऐसे कर दें, अंदर में देखिए, हाँ, इसको हम लोग ना सारणी में ही लिख दें, फिर बाद में विस्तार कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिएगा कि ये -1 पावर, ये अनुलग्न है, उसका पावर में हम दोनों को जोड़ दिए, फिर उसके बाद इसका मान लिख दिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे यही ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, ये इस अवयव के लिए ना, तो इसका कॉलम और इसका रो छोड़ देंगे, क्या बचेगा ये, यानी कि A22, A23, A32, A33, ठीक है। अब इसके बाद प्लस लगा देंगे, फिर -1 पावर इसका लेंगे। अच्छा देखिए, पंक्ति के अनुदिश कर रहे हैं ना, फिर यहां पर हो जाएगा 1 + 2, 1 है 2 है, फिर उसके बाद यही अवयव 1 2, और सारणिक में क्या लेंगे। अब देखिए सारणिक में हम यहां पे आ गए, तो इस लाइन को छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो क्या क्या मिलेगा, ये 21 23 31 33, A21, A23, A31, A33, फिर प्लस कर देंगे, फिर माइनस पावर 1 + 3,
और A13। अब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, ये लेंगे, तो A21, A22, A31, A32, ये हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार कर देंगे। विस्तार में क्या करेंगे, देखिए ये -1/2 प्लस हो जाएगा, तो क्या मिला, A11, इसका गुणा इसमें A22, A33 माइनस A32, A23। यहां पर देखिए ये पावर 3 ऑड हो गया तो माइनस हो जाएगा, -A12, इसका इसमें गुणा A21, A33 माइनस इसका इसमें गुणा A31, A23। अब यहां पर पावर 4 प्लस हो जाएगा, A13, इसका इसमें गुणा A21, A32 माइनस A31, A22। ठीक है ना, ये हो गया। अब चाहे प्रथम पंक्ति से विस्तार करें या द्वितीय पंक्ति से विस्तार करें या तृतीय पंक्ति से विस्तार करें, सब में इसी तरह से नियम का पालन करना है। बस जैसे अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम जैसे इसको है तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, ठीक है। कौन सा अवयव लेंगे, ये, ठीक है। अब इसको अगर लेना होगा तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो ये इस तरह से अवयवों को उपसारणी, इसको उपसारणी बोला जाता है, उसमें लिया जाएगा। तो फिर इस तरह से विस्तार कर दिया जाएगा। ये तो जनरल फॉर्म है ना, जब अंक रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट गुणा करेंगे एकदम। और ये तो मान लीजिए जनरल फॉर्म है, कैसे किया जाता है उसको लिखे हैं। जब विस्तार करेंगे तो धीरे धीरे इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, इसको पकड़ेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पंक्ति को छोड़ करके अब हम कॉलम से एक कॉलम को ले लेंगे, तो उससे कैसे विस्तार करते हैं उसको देखा जाए। रुका, आइए देखते हैं कि प्रथम स्तंभ के अनुदिश विस्तार कैसे। देखिए ये तो अवयव है ना, इसका अवयव A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33 है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का ये स्क्वायर सारणी हो गया, डिटरमिनेंट। अब आव्यूह प्रथम आव्यूह प्रथम स्तंभ C1, C2, C3, प्रथम स्तंभ ये हुआ, द्वितीय ये हुआ, तृतीय हुआ। तो हम प्रथम स्तंभ के अनुदिश, तो प्रथम स्तंभ के अनुदिश विस्तार का मतलब कि पहले A11, फिर A21, फिर A31, यही लेना है। नियम वही है, तो -1 पावर 1 + 1 A11 और सारणिक ले लेंगे, है ना। इसको ले रहे हैं तो ये छोड़ेंगे, ये बचा A22, A23, A32, A33 प्लस -1 पावर 2 + 1 और A21। अब इसको लिए ना, ये लाइन छोड़ेंगे, ये बचा A12, A13, A32, A33 और प्लस -1 पावर ये
ये ले लिए, ये ले लिए, तो A12, A13, A22, A23, ये तो जनरल फॉर्म हो गया। अब इस सारणी को हम लोग विस्तार कर दें इसका, तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, पावर 2 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस A11, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा इसका गुणा इसमें A22, A33 माइनस इसका गुणा इसमें A32, A23, यहाँ पर पावर 3 तो माइनस हो जाएगा, माइनस A21, इसका गुणा इसमें A12, A33 माइनस इसका गुणा इसमें A32 और A13, और यहाँ पर फिर प्लस 31, यहाँ पर A12, A23 माइनस A22, A13, ये इसका विस्तार हो जाएगा। अच्छा, अब जो हम लोग ये माइनस पावर कर रहे हैं, जब हम लोग विस्तार करेंगे ना तो इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये माइनस पावर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पहले क्या था, पहले क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। पहले उसमें प्रथम पंक्ति के थ्रू जब किए थे तो उसमें भी इसी तरह से था, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इसी तरह से आता है। यहाँ हाँ, तो देखिए विस्तार जब करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए ये इसको जोड़ेंगे तो प्लस आएगा ना, इवेन, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये इवेन की वजह से प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इस तरह से ये वाले मान इस तरह से हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं एक संख्या लेकर के सारणी का विस्तार कैसे करते हैं, उसको देख लीजिए। फिर उसके बाद एक उदाहरण ले लेते हैं। ये सारणिक है, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए कि मतलब इसका प्रसार करेंगे, और प्रसार कैसे करते हैं हम, देखिए अब स्वतंत्र है कि हम प्रथम पंक्ति से विस्तार करें, प्रथम पंक्ति से विस्तार करें या प्रथम स्तंभ से विस्तार करें, दोनों तरफ हम स्वतंत्र हैं। तो किसी भी एक तरफ से, चाहे पंक्ति से चाहे स्तंभ से, एक कोई भी चुन ले, चाहे पंक्ति चुन ले चाहे स्तंभ चुन ले, उससे हम एक पंक्ति या एक स्तंभ के थ्रू इस पूरे सारणी का विस्तार कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर चुनने जा रहे हैं प्रथम पंक्ति। तो प्रथम पंक्ति में देखिए यहाँ पर प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, ठीक है ना, और संख्या ले लेंगे 1 ले लिए। तो अब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये बचेगा सारणी में ना। तो उसको करते क्या है, इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर माइनस लगा करके इसका गुणा इसमें करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का गुणा 0 में, यानी 0, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0, फिर प्लस हो गया ना, माइनस संख्या 2, अब 2 लिए ना तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये है ना, यहाँ भी 0 है, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये भी 0। फिर अब प्लस ले लेंगे और संख्या 4, अब 4 ले ना तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये बचेगा। तो -1 में +1 का गुणा करेंगे तो -1, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 × 12, लेकिन माइनस लग जाएगा। देखिए क्या क्या हो गया, यहाँ तो 0 हो गया, -0 हो गया, और प्लस -13, और गुणे 4 करेंगे तो -52, या -52। अच्छा एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सारणी के है, माडे नहीं है। ऐसा नहीं कि ये समझ में आ जाए कि ये ए है तो इसका ये माड ले लिए तो ये माइनस आया तो इसको प्लस कर दे, ऐसा नहीं।
ये मान है और ये सारणी का सिंबल है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे होता है विस्तार।